नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि अपना चैप्टर चल रहा था 12th का, कौन सा वाला, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और प्रभावितता और सहप्रभावितता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। देखो भाई, यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यदि हम बात करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जो मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर, एक जीन को लेकर जो प्रयोग किया था उसे हम बोलते हैं क्या, एक संकर क्रॉस। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या लिया था कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे, हमने पढ़ लिए थे इससे पहले वाले पार्ट में। तो यहाँ पर एक कौन सा कैरेक्टर लिया था, हाइट। प्लांट की हाइट या ऊंचाई की हम बात करें तो उसके 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं। किसके? जीन के जो एलील हैं, एलील के जो डिफरेंट फॉर्म है, वो एक तो डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला। तो यहाँ ऊंचाई के 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो लंबापन और एक दूसरा क्या होता है, बोनापन। तो वही देखते हैं हम यहाँ पर लक्षण। पादप की ऊंचाई, जो विपर्यासी लक्षण, लंबाई और बोनापन, इनकी बात कौन कर रहा था, अपना मेंडल। देखो भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इधर तो ले लिया हम लोगों ने लंबापन वाला, तो लंबेपन के पादप के लिए कैपिटल टी और इसके लिए हमने ले लिया स्मॉल टी, एक को नर और एक को मादा, मतलब एक को फीमेल और एक को मेल हमने ले लिया था यहाँ पर। तो इससे पता है आप लोगों को युग्मक का फॉर्मेशन होता है। और युग्मक किससे बनते हैं बेटा? युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। किससे होता है? मियोसिस से। अब यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास में इस तरह की हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो यहाँ पर F1 में बेटा यहाँ से ध्यान रखना, F1 में जो कैरेक्टर शो होता है वही क्या होता है, प्रभावी माना जाता है। क्यों भाई? F1 में तो दोनों की गैमेट आए, पर हमने F1 में लंबाई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों? क्योंकि जो स्मॉल टी है वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा, लेकिन इस कैपिटल टी अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है। तो इसका क्या रीजन है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ये प्रभावितता के कारण हो रहा है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर प्रभावी है। देखो भाई, अब यहाँ पर F1 पीढ़ी जो मिली उसका हम क्या करते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण में वापस से जो F1 है उसका स्वपरागण कराने पर हम लोगों को जो रेशो मिलता है वो इस तरह से मिलता है, जिसे हम F2 पीढ़ी बोलते हैं। F2 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमें 3 तो कैसे मिलते हैं, लंबे, और एक मिलता है बोना। तो ये क्या है, हमारा लक्षण प्रारूप जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे थे। ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है, संकृत लंबे, और ये क्या है, शुद्ध बोना। तो याद रखना हमेशा, जो अप्रभावी होता है वो शुद्ध होता है, और संकृत, और जो यहाँ पर हम संकृत के साथ में दूसरा बात कर रहे हैं कैपिटल टी क्या है आप लोगों का, ये कौन सा है, प्रभावी। लक्षण अनुपात क्या है बेटा, 3:1। जिन प्रारूप आप लोगों को दिख रहा है 1, 2 और 1। F2 पीढ़ी में बोना पादप मिला। अब बेटा यहाँ पर ये था कि भाई F1 में हमें क्या था, सारे के सारे लंबे मिले थे। F2 में हमें क्या मिला, बोना पादप मिला। तो इसी आधार पर आगे NCERT हमें क्या बोलती है कि हमने ये विश्लेषण किया। देखो इधर, इस प्रेक्षण से कि अप्रभावित जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से कहाँ हो रही है, F2 में हो रही है। कहाँ हो रही है बेटा, ये F2 में। किसकी हो रही है, अप्रभावी की। अप्रभावी कौन सा था वहां पर, बोना। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, हो गए थे अलग अलग, और केवल एक ही एलील युग्मक प्रेक्षित होता है। एलीलों का यह विसंयोजन यादृच्छिक संबंध रैंडम होता है, और युग्मकों में कोई एक एलील होने की संभावना कितनी हो जाती है बेटा, 50% और 50%। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। किसके द्वारा, हाइब्रिड मतलब क्रॉस के द्वारा। इस प्रकार लंबे टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी एलील, और बोने पौधे में जिसमें स्मॉल टी है युग्मक स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दोनों एलील टी, कौन सा वाला, कैपिटल टी, एक जनक से और पराग के माध्यम से, स्मॉल टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आता है। मतलब इसने एक को तो नर मार दिया, एक को मादा बोल दिया। आकार युग्मन मतलब फर्टिलाइजेशन करके युग्मन जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिनमें से एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में, ये रहा संकर क्या है,
कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो हमारी F1 पीढ़ी है। क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, इन पौधों को हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहा जाता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। पेनेट स्क्वायर, पेनेट नामक ने ये जो चेकर बोर्ड इस तरह से आप लोगों को दिखाया गया है, इसको पेनेट स्क्वायर बोलते हैं। नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन व युग्मनजों का निर्माण F1 व F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटेनिकी अनुवांशिकी रेजिनॉल्ड सी पिन्नेट ने विकसित किया था। यह आरेख अनुवांशिक संकर प्रयोग में संतति के सभी संभव जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है। देखो इधर, ये आप लोगों का वही जो हमने पढ़ा है F1 क्रॉ से पूरा इस तरह से। F1 में ये F2 है, अनुपात अपना फिनोटाइपिक क्या है 3:1, जीनोटाइपिक क्या है 1:2:1। बात करते हैं वापस एनसीईआरटी पर। देखो इधर, सभी संभव युग्मकों का सबसे ऊपर की ओर कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। ये वाली बात कर रहा है वो, यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और सारे संभव संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बॉक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग में ही आ जाता है। इस प्रकार से ये F2 पीढ़ी में जो F1 में नहीं दिखाई दे रहे थे, कौन से बोने, वो दिखाई दिए, तो उसके बेसिस पर उन्होंने ये समरी लिखी। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे एनसीईआरटी की लाइनों पर। पेन्नेट वर्ग में जनकीय लंब में कैपिटल टी कैपिटल नर बोने स्मॉल टी मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पादप स्वपरागित होते हैं करते हैं, तो F1 पीढ़ी के नर अंड और मादा पराग के धोतन के लिए हम क्या बोलते हैं, इस तरह का साइन लगाते हैं। ये किसको, फीमेल को शो करता है, और ये किसको करता है, मेल को। के प्रतीकों को काम में लाया गया है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी व स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप टी और स्मॉल टी के अंडकों को परागित करने के लिए 50% संभावना ही रहती है। ऑब्वियसली 50% रहेगी। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी व जीनोटाइप के अंडों को परागित करने की 50% संभावना ही रहती है। संयोग पर आधारित निषेचन पर परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्तर जायगोट क्या मिलता है हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप हो सकते हैं। आगे देखो, ये पेन्नेट वर्ग की आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 तो हमें कैपिटल टी मिलता है, मतलब 25%, 1/2 मतलब 50% हमें क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 क्या मिलता है, स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा कर सकते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 में, ये F1 की बात कर रहा था, F2 में 3/4 पौधे क्या होते हैं बेटा, लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैसे होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी पौधे भेद नहीं किया जा सकता, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जीनोटाइप के बेसिस पर उनको बता सकते हैं। अतः जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण कौन सा आया बेटा, ये याद रखो, एक ही लक्षण कैपिटल टी लंबे की अभिव्यक्ति होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन कैरेक्टर किसके आ रहे हैं, कैपिटल टी के आ रहे हैं। इस लक्षण को प्रभाविता का यह असर होता है, जो कि F1 की सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैसा हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी हो, फिर भी सारे पौधे क्या होते हैं, लंबे। और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी हो। अतः अंत में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है आप लोगों का, 3/4 लंबे, 1/4 ये कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। और टिग्ने क्या होते हैं आप लोगों के, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे शब्दों में कहें तो अनुपात क्या होता है, 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। और जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1। अब ये आप लोगों ने पढ़ाई है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 1/2 1/4 के अनुपात को गणितीय द्विनाम पद्धति आप लोगों का बायनोमियल स्क्वायर वाला होती है ना इक्वेशन, वो में
के व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है। ये आपके इक्वेशन है। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ी में भी बोने पौधे न केवल बोने ही पौधे किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि बोनो पौधों का जीनोटाइप होमोजाइगस था। आप क्या सोचते हैं? मतलब हमेशा बात करें कि अप्रभावी जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर अप्रभावी हमेशा क्या रहेगा, समयुग्मजी रहेगा। क्लियर? और को स्वयं परागित किया गया तो उसने क्या देखा, उसको क्या मिला। आगे भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी की लाइनें। पिछले अनुच्छेद में से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषकों के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 व F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप का निर्धारण मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बोने पौधों से संकरण किया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसने क्या किया था बेटा, टेस्ट क्रॉस किया था। किसके साथ में, जो F1 का हमें जो मिला था उसमें F1 में क्या बोल रहा है, मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बोने पौधों से संकरण किया। इस तरह इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण कोष नाम दिया। और इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है परीक्षणार्थ जीव है। ये आपको बताएंगे टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में नेक्स्ट स्लाइड में, या अगले जो भी स्लाइड होगी उसमें बता देंगे। का अप्रभावी पौधे से संकरण किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अप्रभावी से। क्लियर? मतलब आप लोगों का ये वाली कंडीशन ले ली और इसका अप्रभावी ये रहा, इससे क्रॉस किया तो इस संकरण किया तो स्वपरागण जैसे पिछले प्रयोग में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप का निर्धारण हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र में ऐसा संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं। यहाँ पर रंग लिया है, बैंगनी और श्वेत के ऊपर प्रभावी है। देखो ये एनसीईआरटी का ही है आप लोगों का, और ये किसके बात कर रहे हैं, आप लोगों का टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि हमको प्रभावी जीनोटाइप वाला जो है उसका अब पता करना है, क्या कि प्रभावी जीनोटाइप क्या होगा। प्रभावी लक्षण हम दो कंडीशन में मिलता है, एक तो संकरित और एक शुद्ध होमोजाइगस कैपिटल टी में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा प्रभावी लक्षण है, संकरित वाला है या शुद्ध है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, हमें जो F1 प्रोजेनी है उसका हमें अप्रभावी के साथ में क्रॉस करना पड़ता था। इसको हम बोलते थे क्या, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास तो एक तो है समयुग्मजी अप्रभावी, क्या है बेटा ये समयुग्मजी अप्रभावी, ठीक है। अब समयुग्मजी अप्रभावी है, दूसरा भी समयुग्मजी अप्रभावी है। तो ये दोनों हमारे पास सफ़ेद की बात करते हैं, ये भी सफ़ेद ही और ये भी सफ़ेद है। अब हमें तो ये तो पता है, लेकिन हमें किसका पता करना है, इसका, कि ये क्या है। लेकिन ये लिखा हुआ है प्रभावी फिनोटाइप, जीनोटाइप अज्ञात है। क्या है इसका, जीनोटाइप अज्ञात है। अब प्रभावी है तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों के दोनों क्या रहे, कैपिटल W रहे, या फिर हमारे पास में एक कैपिटल W रहे और एक स्मॉल w रहे। तो अब इस कैपिटल W का समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में हमने क्या किया है, क्रॉस किया है। तो ये तो है हमारे स्मॉल w वाले, ये स्मॉल w और ये कैपिटल W। तो हमारे पास में सारे पुष्प कैसे आते हैं, बैंगनी आते हैं। अनजान पुष्प समयुग्मजी प्रभावी है, मतलब ये वाला हमारे लिए क्या है, समयुग्मजी प्रभावी, मतलब शुद्ध है। अब हमने ये वाला फिनोटाइप ले लिया। इस वाले फिनोटाइप में देखो कंडीशन क्या है, एक तो है कैपिटल W, एक है स्मॉल w, ये क्या है, संकर। अब शुद्ध क्या है यहाँ पर, अप्रभावी, दोनों के दोनों स्मॉल w हैं। जब यहाँ पर ये दोनों स्मॉल w, एक कैपिटल W और एक स्मॉल w का क्रॉस किया गया तो हमें ये वाला मिला संकर और ये भी मिला संकर। तो संकर तो है लेकिन साथ में एक कैपिटल W एक कैपिटल W आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आप लोगों का, बैंगनी। और इसमें दोनों के दोनों क्या आ गए, स्मॉल w, शुद्ध। तो ये क्या हो गए, आधे पुष्प तो बैंगनी और आधे पुष्प श्वेत। अनजान पुष्प क्या है, मतलब ये अनजान पुष्प विषम युग्मजी संकर है। इस प्रकार से अब हम इसकी बात करते थे किसके, परीक्षण
परीक्षण क्रॉस से हमने अज्ञात प्रभावी जो जीनोटाइप था उसका फिनोटाइप तो हमें पता था, लेकिन जीनोटाइप हमने ज्ञात कर लिया। यदि इस तरह से हमें आधे आधे प्रभावी वाले मिलते हैं, आधे हमें अप्रभावी वाले मिलते हैं, तो अज्ञात का क्या हो गया? संकर है। अज्ञात क्या है? संकर। और इधर वाला क्या है आप लोगों का? पूरी तरह से समयुग्मजी प्रभावी। तो अभी तक हमने इसमें ये देखा, आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे चलते हैं। पेनेट वर्ग का प्रयोग परीक्षणार्थ संक्रमण संतति के स्वरूप का ज्ञात करने के प्रयास करो। यहां पर आप लोगों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। चलो आगे। एक संकर प्रयोग के अपने परीक्षणों का आधार बनाकर मेंडल ने सिद्धांत दिए दो। कौन कौन से दिए थे बेटा? एक तो दिया था प्रभाविता का सिद्धांत और दूसरा दिया था विसंयोजन का सिद्धांत। विसंयोजन का सिद्धांत मतलब युग्मक आराम से अपने आप क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और प्रभाविता का मतलब है कि F1 में जो आया उसे प्रभावी बोला गया। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर प्रभाविता का नियम। मेंडल ने एक संकर क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए थे और तीसरा नियम दिया था कब अपना? जब हम बात करेंगे कौन सा? डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप को 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियम या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम और द्वितीय नियम विसंयोजन का नियम है। अब हम डोमिनेंस के नियम को पढ़ते हैं। पहला, लक्षणों का निर्धारण कारक या विविक्त इकाइयों के द्वारा होता है। कारक क्या है भाई? मेंडल ने तो कारक बोला था और उनको किसको? जीन को। जीन शब्द कब आया था आप लोगों का? जीन आया था बेटा 1909 में आया था और ये 1853 की बातें थी। कारक जोड़ों में उपस्थित होते हैं, मतलब जीन के अंदर हम बात करें तो क्या होती है? जीन भी जोड़ों में होती है। कहाँ होती है? होमोलोगस समजात गुणसूत्रों पर। और यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। F1 में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होना और F2 में दोनों जनकों का लक्षण प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि F2 में 3:1 क्यों पाया गया। देखो भाई, अभी हम देखेंगे दूसरा नियम, विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे मैंने बताया था बेटा, ये वाला है और ये वाला है, तो ये गैमेट बनाते हैं इस तरह से और ये गैमेट बनाता है ये वाला। तो ये गैमेट इस तरह से बना, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? F1। अब F1 में यहाँ पर वापस से हमें कैपिटल T और ये स्मॉल t मिला, तो युग्मक क्या हो गए? आराम से क्या हो गए? अलग हो जाते हैं। ये देखो, इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में सम्मिश्र नहीं हो पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों फिर से अभिव्यक्त हो जाते हैं, भले ही F1 में क्या है? एक प्रकट नहीं हुआ था। ये F1 थी, ये F1 है, इसमें सारे लंबे आए, इसमें सारे क्या है बेटा? टॉल। ये सारे के सारे क्या है? टॉल। लेकिन अब क्या करेंगे? इसका हम स्वपरागण करेंगे। स्वपरागण करेंगे तो हमें वहां पर बोने भी मिल जाएंगे। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं। यहाँ पर थे स्मॉल t, लेकिन उसका कोई क्या नहीं आया? कैरेक्टर नहीं आया। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं और युग्मकों को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है और समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषमयुग्मजी जनक 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम समान अनुपात में एक एक एलील होता है। समयुग्मजी तो एक करेगा और ये क्या है? विषमयुग्मजी 2 प्रकार के युग्मक बनाएगा। चलते आगे। इन्होंने प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। अब बेटा यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि कोई भी जीन अपना करैक्टर शो कर पा रहा है तो हम उसे कब प्रभावी बोलेंगे और कब अप्रभावी बोलेंगे। एलील की 2 जो फॉर्म होती है, हम बोलते हैं कि 2 विपर्यासी लक्षण, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो प्रभावी कब होता है और अप्रभावी को अप्रभावी कब कहा जाता है, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 2 पैराग्राफ के साथ में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो इधर, प्रभाविता वास्तव में क्या है? कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते हैं कि जीन विशेष विशेषकों को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रखती हैं। द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन 2 प्रारूप विद्यमान होते हैं।
दो प्रारूप मतलब हम बात करते हैं विपर्यासी कैरेक्टर, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यह आवश्यक नहीं कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, जैसे कि हेट्रोजाइगस में होता है। उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण है उसमें आया कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। अब यहाँ पर बेटा अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और फिर वो एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। इसकी हिंदी क्या होती है? रूपांतरण। मतलब वो एक्टिव हो गया और एक काम कर रहा है और उस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर एक नया एंजाइम या प्रोटीन बनता है तो इसे हम रूपांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। देखो अब इसे, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना, इस चीज को एक ध्यान समझना। एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना हो। एक जीन के दो प्रतिरूप, इसके दो एलील रूप। देखो इधर ये बोल रहा है, देखो ये यूं बोल रहा है भाई हमारे पास ये जीन आ गई, इसके दो एलील हो गए। दो एलील कौन से? एक तो अरूपांतरित नॉन म्यूटेंट और दूसरा क्या है? रूपांतरित। तो ये तो हो गया एक फॉर्म और ये होगी दूसरी फॉर्म। दो फॉर्म की बात कर रहा है बेटा, तो एक तो ये रही और दूसरी ये रही। अब ये बोल रहा है कि अरूपांतरित मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, ये पहले काम कर रही थी वैसे भी अब काम कर रही है, तो सामान्य प्रोटीन बनाएगी और ओरिजिनल फिनोटाइप शो करेगी। क्या करेगी बेटा? ये ओरिजिनल फिनोटाइप शो करेगी। लेकिन जो रूपांतरित हुई है, म्यूटेंट हुई है, उसकी तीन कंडीशन है: सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। देखो एनसीईआरटी पढ़ो क्या बोलती है, देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है। सामान्य ये रहा, प्रतिरूप दो एलील रूप है। मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करे जैसा कि अधिकतर संभव है। सामान्य एलील अरूपांतरित जो कि एक एस सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। अब दूसरा ये रहा, रूपांतरित की बात कर रहा, रूपांतरित एलील यहां से दूसरा, और सामान्य कौन सा था बेटा? अरूपांतरित। रूपांतरित एलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी एक के लिए उत्तरदायी हो सकता है। मतलब रूपांतरित एलील ये वाला, रूपांतरित एलील वाला 1 2 3 तीन कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? देखो इधर, सामान्य एंजाइम बनाए, या फिर कार्य अक्षम, या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति। तीन तरह की चीजें हो गई। देखो इधर क्या बोल रही है, सेम सेंस, मिस सेंस और नो सेंस। सेम सेंस रहा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, कोई चेंजेस नहीं आया। सामान्य प्रोटीन बनाया इसने, ये रहा सामान्य प्रोटीन बनाया और ओरिजिनल फिनोटाइप दे दिया। किसकी बात कर रही है? रूपांतरित म्यूटेंट की। अब मिस सेंस ये वाली कंडीशन, कार्य अक्षम, मिस सेंस मतलब थोड़ा चेंजेस आया उसके वर्क में। मिस सेंस कम सामान्य या कम सक्षम एंजाइम या अक्षम एंजाइम। अब कम सक्षम एंजाइम की भी दो कंडीशन थी। क्या? या तो वो ओरिजिनल फिनोटाइप बना ले, या फिर वो ओरिजिनल फिनोटाइप ना बनाकर क्या हो जाए? प्रोटीन नहीं बनाएगा तो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रभावी। ये कौन सा होता है बेटा? प्रभावी। ये क्या होता है? प्रभावी। ये तो है प्रभावी क्योंकि ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। देखो बिदर आगे, असक्षम एंजाइम बनाए। क्या बनाए बेटा? ये असक्षम एंजाइम। तो असक्षम भी कहा जा सकता है, ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं बनाएगा और क्या बनाएगा? ये अप्रभावी रहेगा। थर्ड नॉनसेंस। अब बेटा नॉनसेंस मतलब ये पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, तो इसमें भी क्या होगा? ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं आएगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, इसको भी अप्रभावी बोला जाएगा। देखो एंजाइम की अनुपस्थिति में। तो ये तीनों केस किसके लिए हैं बेटा? रूपांतरित के लिए। रूपांतरित एलील के लिए। और सामान्य एलील तो ये रही, फर्स्ट एलील ये रही और दूसरी एलील ये रही। दो केस हो गए आप लोगों के। चलो पढ़ते हैं हम इनको। पहले देखो, पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील
अरूपांतरित एलील के तुल्य है पहले परिवर्तन में। मतलब देखो ये वाला, इस वाले परिवर्तन में ये वाला रूपांतरित एलील क्या कर रही है, अरूपांतरित के समान प्रोटीन बना रही है, ठीक है, पहले परिवर्तन में। अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप का उत्पादन करेगा। पहला केस क्लियर है, मतलब यहां की बात कर रहा है, ये पहला परिवर्तन इस वाले की। अब दूसरा परिवर्तन, इस प्रकार के एलील युग्मकों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब एलील कोई एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, क्या बोल रहा है बेटा, ये एलील कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। अब ये बात कर रहा है बेटा थर्ड केस की, एंजाइम उत्पन्न नहीं करता या कार्य अक्षम एंजाइम उत्पन्न करता है। अब काम बात कर रहा है बेटा सेकंड की, किसकी बात कर रहा है ये, अब सेकंड की। देखो अब ये सेकंड की बात कर रहा है, दोनों केस की। तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है और फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। फिनोटाइप किस पर, अरूपांतरित एलील, अरूपांतरित कौन सी थी, ऊपर वाली, ये वाली। फिनोटाइप किस पर निर्भर कर रहा है, अरूपांतरित एलील पर, क्योंकि ये सामान्य काम कर रही है, सामान्य प्रोटीन बना रही है। ये म्यूटेंट मतलब परिवर्तन हुए तो तीन तरह से हुए, सामान्य, अरूपांतरित, कार्यकारी एलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है, प्रभावी होती है, बोला था उसको प्रभावी, तथा रूपांतरित एलील, कौन सी वाली बात कर रहा है बेटा, ये रूपांतरित एलील अप्रभावी है। इस उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं या बने तो कार्य क्या होता है, सक्षम नहीं होता। इस उदाहरण से ये पता चला कि जो दो तरह की आप लोगों की एलील हैं, कौन सी, एक तो अरूपांतरित और रूपांतरित। अरूपांतरित अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगी और एंजाइम बनाएगी और प्रोटीन बनाएगी, तो उसे हम बोलेंगे प्रभावी। अब जो रूपांतरित हो रही है उसके साथ में तीन केस हो सकते हैं, सेम सेंस, मिस सेंस और कौन सा है आप लोगों का, नॉन सेंस। देखो इधर, नॉन सेंस, क्लियर, सेम सेंस, मिस सेंस और नॉन सेंस। सेम सेंस में मतलब उसने पढ़ लिया तो वो प्रभावी हो जाएगी और काम भी नहीं कर सकती, दोनों कंडीशन। सेम सेंस में तो सेम करेगी, मिस सेंस में क्या होता है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन नॉन सेंस में तो वो बनाएगी नहीं, कौन सी होगी, अप्रभावी। यहाँ तक हमने आप लोगों का आपको ये एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के साथ में प्रभावितता की जो संकल्पना थी उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ आता है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो दो नियम उसने दिए थे, कौन सा, प्रभावितता का नियम और विसंयोजन का नियम। तो प्रभावितता का जो नियम है उसके अपवाद हमें मिले, दो अपवाद हैं, हम उनकी बात करेंगे, एक तो सप्रभावितता और दूसरा अपूर्ण प्रभावितता। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखो इधर, देखो प्रभावितता के नियम के अपवाद, पहला है अपूर्ण प्रभावितता और दूसरा है सप्रभावितता। अपूर्ण प्रभावितता और सप्रभावितता, अपूर्ण प्रभावितता का मतलब है जैसे बेटा हम बात करें कि हमने कैरेक्टर लिया, यहाँ पर क्या कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर ले लिया, कौन सा कैरेक्टर ले लिया हमने, कि जैसे कि पुष्प, पुष्प जो सफ़ेद रंग का है और कौन सा है आप लोगों का यहाँ पर गुलाबी रंग का, सफ़ेद और लाल रंग का, सफ़ेद और लाल रंग का जो पुष्प है, यदि हम उसका क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रभावी कैरेक्टर है हमें दिखना चाहिए, या तो सफ़ेद दिखना चाहिए या लाल दिखना चाहिए, लेकिन हमें ना तो सफ़ेद दिखा और ना लाल दिखा, इनके बीच का कैरेक्टर हमें दिखाई दिया, रंग कौन सा, गुलाबी रंग दिखाई दिया, तो ये क्या हुई, अपूर्ण प्रभावितता। ना तो पूरी तरह से सफ़ेद आया ना पूरी तरह से लाल आया, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभावितता। और सप्रभावितता का भी एग्जाम्पल हम बताएंगे। चलो बात करते हैं इससे अपूर्ण प्रभावितता के बारे में। देखो इधर, ये लाल पुष्प है, कैपिटल आर, ये सफेद पुष्प है, स्मॉल आर, ये गैमेट बना और ये इस तरह से गैमेट बना, और हमें सारे जो ये मिलने चाहिए थे कौन से बेटा, हम इनको रेड बोलते हैं, लेकिन ये कैसे मिले, गुलाबी। और जब वापस से इनका ये F1 पीढ़ी और इनका वापस से हमने क्या किया, स्वपरागण कराया, तो हमें फिनोटाइप क्या मिला, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद, और वापस से हमारा जीनोटाइप 1:2:1, मतलब अपूर्ण प्रभावितता में फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, समान होता है। देखो इधर एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, अपूर्ण प्रभावितता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल से आपका रेशो निकल के आएगा इनका। देखो, जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसे फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है।
जैसे कि स्वान पुष्प, स्पैन ड्रैगन, एंटी राइनम में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है। आपको याद रखना है कौन सा, एंटी राइनम, स्पैन ड्रैगन एंड स्वान पुष्प में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। प्रजनन लाल फूल वाली और प्रजनन सफेद फूल वाली प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई, जबकि होनी चाहिए होती कौन सी, लाल वाली। जब इस F1 संतति का स्वपरागित किया गया तो परिणाम स्वरूप 1 अनुपात हमको मिला लाल वाला, 2 अनुपात मिले गुलाबी वाले, 1 मिला हमें सफेद वाला। यहाँ यह जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडेलीय एक संकरण में संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1 प्रभावी और अप्रभावी बदल गया। इस उदाहरण में आर कारक एर कारक पर अपूर्ण प्रभावी नहीं रहा, मतलब पहले पूर्णता नहीं रहा और लाल सफेद से गुलाबी प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ। इस तरह से ये कौन सा था आप लोगों का एग्जाम्पल के साथ में याद रखना है आप लोगों को, कौन सा, ये अपूर्ण प्रभावितता। नेक्स्ट सप्रभावितता। सप्रभावितता का बेटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं कौन सा, ए बी और ओ। तो ए और बी अपने आप में क्या एक सप्रभावितता का उदाहरण है। ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों साथ आ जाते हैं ना, तब ए की जीन और बी की जीन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी सप्रभावितता का उदाहरण है। देखो इधर सप्रभावितता कोडोमिनेंस। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों की जहां पर F1 2 जनकों में से किसी एक से ही मिलता था, प्रभावी मध्य लक्षणों वाला। सप्रभावितता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। वहां तो क्या आ रहा था बेटा, एक नया करैक्टर आ रहा था, और यहाँ पर दोनों के मिले जुले रूप आएंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में ABO ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। ABO रुधिर वर्ग का नियंत्रण जीन कौन करता है, आई कारक। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं, उनकी ब्रांचिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं हम लोग। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं, IA, IB और I। नॉर्मली हम 2 एलील पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, साथ में सप्रभावितता भी आ जाएगी। एलील IA और IB कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और एलील I किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अंडरलाइन ये, जब स्मॉल I या I नोट आती हैं तो किसी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करते। मानव जीन 2n द्विगुणित होता है इस प्रकार, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं, IA या IB। तो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, किसके ऊपर, I नोट के ऊपर। अर्थात जब IA विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है, और जब IA विद्यमान हो तो केवल IB व्यक्त होता है। इस कंडीशन में या तो A ब्लड ग्रुप आएगा या फिर B ब्लड ग्रुप आएगा। I तो शर्करा बनाता ही नहीं है, मतलब कोई एंजाइम या प्रोटीन नहीं बना पाएगा, शर्करा का मतलब यहाँ पर है। जब IA IB दोनों उपस्थित हों तो दोनों अपने अपने इस प्रकार के शर्करा अभिव्यक्त कर देते हैं। यह घटना कौन सी कहलाती है, सप्रभावितता। इस कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती हैं। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव हैं। कौन से संभव है 6 संयोजन बेटा, ये वाले IA IB IA IB। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों के ये 4, ये 5 और ये 6 संयोजन है। क्लियर। तो इस तरह से ये आप लोगों को बता रहा है। इस प्रकार ABO रुधिर वर्ग की तालिका यहाँ दी हुई है। ये तो दिया हुआ है जनक 1 और जनक 2। जब ये कंडीशन होगी IA तो आप लोगों की एलील होगी और ब्लड ग्रुप A होगा। इस कंडीशन में बात करें IA और IB, यहाँ से IA IB तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। इस कंडीशन में IA I नोट होगा तो ये यहाँ पर क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। इस कंडीशन में IB IA होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। IB तो 100% क्या होगा, B होगा। IB I नोट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। और ना तो A आया ना B आया, I नोट ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में जो NCERT बोलती है।
आप यह भी समझ गए होंगे कि ए बी और रुधिर समूह बहु एलील, बोला था अभी, मल्टीपल एलील का भी अच्छा उदाहरण है, प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 में से अधिक 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहु एलील की क्रियाशीलता जीन संख्या के अध्ययन में ही दिख सकती हैं। कभी कभी एक जीन उत्पाद एक जीन से अधिक प्रभाव को छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीज में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। उदाहरण के लिए क्या बात कर रहा है कि मंड संश्लेषण के लिए बीज में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 एलील होते हैं, कौन सा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कब होता है, समयुग्मजीय अवस्था में, और इस प्रकार विशाल मंड का कण उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मजी मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होंगे, स्मॉल बी कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे, और विषम युग्मजी गोल बीज पैदा करते हैं। इसलिए लगता है कि बी प्रभावी एलील है, और कैपिटल बी स्मॉल बी बीज में उत्पन्न मंड कण मंझले आकार के होंगे, मतलब ना तो गोल होंगे और ना ही झुर्रीदार होंगे। यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता भी दर्शाता है। आगे बात समझ में, ना पूरा गोल हुआ और ना पूरा झुर्रीदार हुआ, बीच का हुआ, तो क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। अतः प्रभाविता ना तो किसी एक जीन या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित होती है, यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितने की हमारे द्वारा चुने परीक्षणार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। तो यहाँ तक हमने आप लोगों का मोनोहाइब्रिड कोर्स पढ़ा। मोनोहाइब्रिड कोर्स के आधार पर हमने यहाँ प्रभावितता को बताया, और प्रभावितता के साथ में मोनोहाइब्रिड कोर्स में उसने 2 नियम दिए, प्रभावितता का नियम और विसंयोजन का नियम। प्रभावितता के नियम के अपवाद हमने पढ़े, प्रभावितता के नियम के 2 अपवाद हमें मिले, कौन कौन सा, एक तो मिला अपूर्ण प्रभावितता और दूसरा सप्रभावितता। अपूर्ण प्रभावितता किसमें पाई जाती है, आप लोग स्वान पुष्प जिसे हम बोलते हैं, और सप्रभावितता का एग्जाम्पल आप लोगों का क्या था, ब्लड ग्रुप ABO। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डाइहाइब्रिड कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।